हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम बल कर रहे थे। कल मैंने बल के बारे में बताया था, उसके मात्रक वगैरह बताए थे। आज हम अलग अलग टाइप के जो बल होते हैं उनको देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। कल दो बताए थे, संपर्क और असंपर्क। उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। संपर्क वाले अलग होते हैं और असंपर्क अलग होते हैं। तो इसमें से कुछ देखते हैं। जैसे बल है, परिणामी बल। हमें बल निकालना कि किसी वस्तु पे कितना बल लगता है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे एक वस्तु पे दो बल लग रहे हैं, अगर वो एक ही दिशा में लगते हैं तो वो कैसे निकालेंगे। अगर अलग अलग दिशा में लग रहे हैं, जैसे अब ये है, इस पे एक इधर से बल लग रहा है, एक इधर से बल लग रहा है, तो वो दोनों अंदर की तरफ लग रहे हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे। और एक अगर इधर की तरफ लग रहा है और ये वाला भी इधर की तरफ लग रहा है, तो उसको कैसे निकालेंगे। या फिर कोण बन रहा है, कोण पे बल लग रहा है, जैसे ये है, इस पे बल लग रहा है और ये कोण है, यहां से इधर से यूं बल लग रहा है। अगर कोई कोण बनता है तो उसका कैसे निकालेंगे। तो इनको देखते हैं हम अलग अलग तरह से। एक दिशा में लगेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, विपरीत लगेंगे उसको, और थीटा कोण पे, मतलब कोई भी कोण बन रहा है तो उस पे कैसे निकालेंगे। इसमें जैसे ये एक ही दिशा में लगते हैं, एक दिशा में लग रहे हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे एक बल यहां से लग रहा है और एक और बल लग रहा है, वो भी इधर से इसी दिशा में लग रहा है, मतलब एक ही दिशा में लग रहा है। एक बल ये लग रहा है, इसको F1 मान लेते हैं, और एक और लग रहा है ये F2। तो ये दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो इसका परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल मतलब टोटल बल कितना लग रहा है इस पे। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, F1 प्लस F2 बराबर, ये हमारे पास टोटल बल आ जाएगा। बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F1 और F2 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल बल आ जाएगा। इस वस्तु पे इतना बल लग रहा है, F1 प्लस F2 दोनों एक तरफ लग रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब अगर अलग अलग दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे एक बल इधर से काम कर रहा है, एक बल इधर से काम कर रहा है, ये F1 ये F2। अब ये दोनों अलग अलग दिशा में लग रहे हैं, विपरीत लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। एक इधर लग रहा है, एक इधर। अब इसका परिणामी बल निकालेंगे, टोटल बल, तो एक में से दूसरे को घटा देंगे, F1 में से F2 को घटा देंगे, तो F1 माइनस F2 बराबर F। जो हमारे पास यहाँ माइनस करके आएगा वही टोटल बल आएगा यहाँ पे, कि इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है। क्योंकि एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से, अगर ये बराबर है तो इस पे बल 0 आ जाएगा यहाँ पे इसका मान। और अगर एक ज्यादा है एक कम है तो बड़े में से छोटा माइनस होके जो भी परिणाम आएगा हमारे पास वो टोटल बल आएगा। और अगर थीटा कोण पे लगता है, जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पे ये वस्तु है, यहाँ से कोई कोण बन रहा है, इस पे से बल लग रहा है यहाँ से, ये इसको मान लेते हैं हम F1। एक बल इधर से लग रहा है और एक इधर से लग रहा है, ये F2। दो बल लग रहे हैं तो इसमें ये कुछ कोण बनता है, कितना भी बन सकता है ये। फिर ये जितना कोण बनता है उसकी यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी पड़ती है। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, इसको निकालने के लिए। इसमें टोटल बल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा अंडर रूट। ये पूरा अंडर रूट के अंदर होता है। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर होगा। तो इनकी यहाँ पे वैल्यू पुट करके, और यहाँ पे जो कोण आएगा यहाँ पे इसका मान रखना है, फिर कोस थीटा का मान लिख के इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे इस तरह से टोटल ये टोटल बल आ जाएगा यहाँ पे। F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, पूरा ये अंडर रूट के अंदर होगा।
तो यहाँ पे ये इससे टोटल बल निकल जाएगा। अगर थीटा कोण पे बल लग रहा है तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं हम, फिर हम बल निकालते हैं। अगर सिंपल एक दिशा में लग रहा है तो उसको जोड़ देंगे, विपरीत लग रहा है तो माइनस कर लेंगे एक में से दूसरा, और अगर थीटा कोण पे लगता है तो फिर ये फॉर्मूला लिखना पड़ता है, इससे हम परिणामी बल निकालते हैं। अब ये हो रहा है बल के प्रकार अलग अलग, अभिकेंद्रीय बल, परिकेंद्रीय बल, संतुलित बल, असंतुलित बल और पेशीय बल। इनको देखते हैं हम। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु है, अगर वो गोल गोल घूम रही है, जैसे ये है, ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ घूम रही है गोल गोल, तो ये जो वस्तु है इस पे और उस बीच वाले पॉइंट से एक बल कार्य करता है, जिससे वो अंदर की तरफ जाती है, थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचती है, तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। जैसे ये वस्तु है, ये केंद्रीय बिंदु है और इसके चारों तरफ एक वस्तु है, ये घूम रही है, तो इस केंद्र की तरफ इस वस्तु पे एक बल लगेगा जिससे ये अंदर की तरफ खींचती है, तो उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसमें जैसे सन है हमारा, उसके चारों तरफ ग्रह जो घूम रहे हो, सन के चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं उनके ऊपर सूर्य से एक बल लगता है, आकर्षण बल, तो वो जो आकर्षण बल है वो उनको अंदर की तरफ खींचता है, तो उसको अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। सूर्य का आकर्षण बल, सूर्य जो उन्हें खींच रहा है अपनी तरफ, तो उसको अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। पर जैसे ये घूमते रहते हैं, अभी जैसे घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन में मैंने बताया था केमिस्ट्री में, जब वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उन पे बाहर की तरफ भी एक बल लगता है, उसको परिकेंद्रीय बल बोलेंगे। जो बाहर की तरफ लग रहा है वो परिकेंद्रीय बल, और जो अंदर की तरफ लग रहा है वो अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे ग्रह पे सूर्य से जो बल लग रहा है उसको अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रह पर सूर्य द्वारा लगने वाला बल। ग्रहों पर सूर्य द्वारा लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला बल। तो सूर्य से ग्रह पे लग रहा है वो भी बल अभिकेंद्रीय बल है, और जो इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा है नाभिक द्वारा, वो भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। वो दोनों इसको अंदर की तरफ खींचते हैं, मतलब अंदर की तरफ बल लगता है, और परिकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगता है, जिससे वस्तु या कुछ भी चीज है वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, अपनी कक्षा में से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। जैसे ग्रह की भी अपनी एक कक्षा होती है और इलेक्ट्रॉनों की भी अपनी कक्षा होती है, ये उसी कक्षा में ही घूमते रहेंगे, वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बाहर निकल गए तो दूसरों की कक्षा में आ जाएंगे और एक दूसरे ग्रह की टक्कर हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन की टक्कर हो जाएगी, इसलिए ये अपनी कक्षा में ही घूमते रहते हैं। तो इनका जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल और परिकेंद्रीय बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। जितना बल बाहर की तरफ लगता है उतना ही बल अंदर की तरफ लगता है, जिससे ये अपनी कक्षा में ही घूमते रहते हैं, ग्रह या इलेक्ट्रॉन। तो ये अभिकेंद्रीय बल होता है। परिकेंद्रीय बल भी आ गया इसमें, तो दोनों समझ में आ गए होंगे, अभिकेंद्रीय बल और परिकेंद्रीय बल दोनों आ गए इसमें। ग्रह पर सूर्य द्वारा लगने वाला बल और इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला बल। और अगर इसमें परिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल लिखें, ग्रहों पर बाहर की ओर, ग्रहों पर बाहर की ओर या इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर ग्रहों पर बाहर की ओर लगने वाला बल या इलेक्ट्रॉन पे बाहर की ओर लगने वाला बल। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। जैसे एक डोरी में हम एक पत्थर बांधते हैं और उसको यूं घुमाते हैं चारों तरफ, तो डोरी उस पे एक अंदर की तरफ बल लगा रही है, अंदर की तरफ खींच रही है, उसको बाहर नहीं जाने देगी, जितना उसमें स्पेस है वहीं तक रहेगा वो बस,
उसको बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन जो पत्थर घूम रहा है वो घूमते हुए बाहर की तरफ परिकेंद्रीय बल भी लगा रहा है। डोरी उसको अंदर की तरफ खींच रही है पर पत्थर घूमते हुए बाहर की तरफ परिकेंद्रीय बल लगा रहा है। तो ये अभिकेंद्रीय और परिकेंद्रीय बल हो गए, ये समझ में आ गए होंगे आपको। अब देखते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होगा? जैसे एक वस्तु है, इस पे दो बल काम कर रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है, ये F1 ये F2, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, F1 बराबर F2, तो ये संतुलित बल हो जाएगा। क्योंकि अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये वस्तु अपनी जगह ही रहेगी, कहीं भी नहीं खिसकेगी। ये इधर से भी उतना ही बल लग रहा है, इधर से भी। इन दोनों में अगर जैसे ये है, इन दोनों में मैं बराबर बल लगाऊं दोनों तरफ से, तो ये एक जगह ही रुक जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और अगर एक तरफ से कम है तो एक तरफ से ज्यादा लगाऊं, जैसे मैं इधर से अभी ज्यादा लगाऊंगी तो ये इधर खिसक गया, ज्यादा लगेगा तो एक तरफ खिसक जाएगा, इधर से ज्यादा लगाऊंगी तो ये इधर खिसक जाएगा। तो ये अगर बराबर बल लग रहा है तो अपनी जगह पे रहेगी, तो वो संतुलित बल कहलाएगा। और अगर एक ज्यादा एक कम है, F1 ज्यादा है F2 कम है, तो ये उधर खिसकेगी जिधर से ज्यादा बल लग रहा है। इधर से ज्यादा बल लगेगा तो ये इधर आ जाएगी, इधर से ज्यादा बल लगेगा तो इधर आ जाएगी। अब ये बराबर है तो ये संतुलित बल है। संतुलित बल में वस्तु पर दो समान बल कार्य करते हैं। तो परिणामी बल 0 आएगा यहाँ पे, F बराबर 0, क्योंकि ये दोनों ही बराबर है तो F बराबर 0 आएगा। और असंतुलित बल में दो असमान बल कार्य करते हैं। वस्तु पर दो असमान बल कार्य करते हैं। तो इसमें जो F आएगा वो F बराबर F1 माइनस F2, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस हो जाएगा तो परिणामी बल आ जाएगा। F1 माइनस F2 जो भी आएगा वहां पे परिणामी बल आ जाएगा। अभी नेक्स्ट है इसमें पेशीय बल। पेशीय बल मतलब जो पेशियों द्वारा लगता है, मांसपेशियों के द्वारा। तो मांसपेशियों के द्वारा क्या बल लग रहा है? अभी जैसे मैं लिख रही थी बोर्ड पे, तो ये भी तो मेरी मसल्स यूज हो रही है इसमें लिखने में, तो लिखना भी एक मसल्स यूज हो रही है। अगर हम कुछ चीज उठाते हैं, जैसे बाल्टी भर के उठाएंगे, उसमें भी मसल्स यूज होंगी, या हम भागते हैं उसमें भी मसल्स यूज होती हैं, ऊपर चढ़ना इसमें भी मसल्स यूज हो रही है। मतलब जिस काम को करने में हम मसल्स को यूज करते हैं वो मांसपेशियों का बल होता है। तो पेशीय बल में क्या क्या आएगा? लिखना, बोलना, बोलने में टंग यूज हो रही है, बाल्टी उठाना, और एक्सरसाइज जो करते हैं व्यायाम, वो भी पेशीय बल है। लिखना, बोलना, बाल्टी उठाना। और हमारा जो खाने का पाचन होता है वो पेट में, आंतों में, वो सब मांसपेशियां हैं उनके द्वारा होता है। तो भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। और जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं या बाहर निकालते हैं, वो भी मसल से सारी। तो फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा O2 व CO2 का परिवहन। फेफड़े भी मसल्स हैं तो वो भी
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं, तो ये भी एक पेशीय बल है। और हृदय धड़कन, हृदय भी पेशियों का बना हुआ है, तो ये भी एक पेशीय बल का उदाहरण है। वो भी कुछ बल लग रहा है पेशियों द्वारा, तभी तो हृदय धड़क रहा है हमारा। अगर वो काम करनी बंद कर देंगी पेशी हार्ट की, तो वो काम ही नहीं करेगा हार्ट। तो हृदय धड़कन भी एक पेशीय बल का उदाहरण है। और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो वो सब पेशियों द्वारा होते हैं। जब तक पेशी काम नहीं करेगी तो कुछ भी काम नहीं होएगा। तो पेशीय बल के ही बहुत सारे उदाहरण होते हैं इसमें। पेशीय बल पेशियों द्वारा होता है, लिखना, बोलना, बाल्टी उठाना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम, भोजन का पाचन, फेफड़ों द्वारा O2 और CO2 का परिवहन, हृदय धड़कन, ये सब पेशीय बल के उदाहरण है। अभी इसमें देखते हैं, जैसे ये अभिकेंद्रीय बल था, परिकेंद्रीय बल, संतुलित बल, असंतुलित बल और पेशीय बल। इनमें कल मैंने जैसे संपर्क और असंपर्क बल बताए थे। अभी अभिकेंद्रीय बल और परिकेंद्रीय बल, इन दोनों में जो दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती, तो ये दोनों असंपर्क बल के उदाहरण है। अब हम ये देखते हैं घर्षण बल। घर्षण बल में क्या होता है, ये अलग अलग तरह के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल और तरल घर्षण बल। तो इनको समझते हैं पहले अलग अलग। इसको देखते हैं पहले स्थैतिक घर्षण बल। इसमें जैसे कोई वस्तु है, अगर हम उस पे घर्षण बल के बराबर बल लगाएंगे तो वो अपनी जगह पर रुकी रहेगी। जैसे ये एक डिब्बा है और ये डस्टर है, इन दोनों के बीच में घर्षण बल काम करेगा। अगर मैं इस पे बल लगा रही हूँ और वो उस घर्षण बल के बराबर है, तो ये वहीं रुका रहेगा। जैसे मैं अभी इस पे बल लगा रही हूँ, इस पे मैं बल लगा रही हूँ पर ये हिल नहीं रहा, थोड़ा सा तो लगा रही हूँ पर ये हिल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जो घर्षण बल है वो इस वाले लगाए हुए बल से ज्यादा है। जब तक वो ये वाला बल ज्यादा नहीं होगा, जो मैं इधर से लगा रही हूँ, घर्षण बल से ज्यादा नहीं होगा, जब तक ये हिलेगा नहीं। अगर इसके बराबर है घर्षण बल के, तो ये यहीं रहेगा। अगर मैं इससे ज्यादा लगा देती हूँ, अभी मैंने ज्यादा लगाया कुछ थोड़ा सा, तो ये हिल गया यहाँ से ऐसे। अगर मैं ज्यादा लगाऊंगी तभी हिलेगा ये। अगर जब तक घर्षण बल के बराबर है, जब तक ये हिलेगा नहीं। इसका मतलब घर्षण बल और लगाया गया बल जब तक बराबर है, तो ये अपनी स्थिति में बनी रहेगी। अभी यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये एक वस्तु है, इस पे और जहां से ये टच है नीचे संपर्क में, उसमें घर्षण बल लग रहा है दोनों में। और इधर से हम बल लगा रहे हैं एक F, ये दोनों बराबर है, तो ये हिलेगा नहीं। F बराबर घर्षण बल। जब F घर्षण बल के बराबर होगा तो ये अपनी स्थिति में ही रहेगी, पूर्व स्थिति। इसका मतलब इस पे जो बल लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण बल है। मतलब जितना घर्षण बल है उतना ही बल लग रहा है, इसका मतलब स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। और अगर हम इस पे ज्यादा बल लगा देते हैं, ये वस्तु है, इस पे हमने ये बल लगाया है, अगर ये घर्षण बल से ज्यादा है, F बड़ा है घर्षण बल से, F घर्षण बल से बड़ा होगा तो ये गति करने लगेगी। तो ये जो बल लगेगा इस पे, ये गतिक घर्षण बल होगा। गतिक घर्षण बल, वस्तु गति करने लगेगी। जिधर से बल लग रहा है उसकी दूसरी दिशा में, यहां से बल लग रहा है, इधर को गति करेगी। इधर से लग रहा है बल तो आगे की तरफ चलेगी वो, और अगर बल इधर से लगता है तो वस्तु फिर इधर की तरफ गति करती। तो ये जो बल लग रहा है ये स्थैतिक घर्षण बल से बड़ा बल है। स्थैतिक घर्षण बल जितना होता है उससे बड़ा होगा। स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा से ज्यादा जितना होगा उससे थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो जाता है तो ये वस्तु गति करने लग जाएगी। अब ये है लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल में क्या होगा,
एक ये सरफेस है, इस पे बॉल रखी है। अब ये जो बॉल है इसको अगर हम बल लगाते हैं इधर से तो ये आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। जब तक हम इस पे स्थैतिक घर्षण बल के बराबर बल लगा रहे हैं जब तक तो ये यहीं रहेगी, और अगर हम इस पे स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा बल लगा देते हैं तो ये यहाँ से लुढ़कना शुरू हो जाएगी। अब जब ये लुढ़केगी तो इस पे घर्षण बल भी काम करेगा और ये लुढ़कते हुए जाएगी। यहाँ से घर्षण बल काम करेगा क्योंकि ये स्पर्श में आ रही है, और ये लुढ़कते हुए जाएगी तो इस पे लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाएगा। लोटनिक घर्षण बल। तो इस पे जब ये लुढ़कते हुए जाएगी यहाँ पे इस पे लोटनिक घर्षण बल लगेगा। अब तरल घर्षण बल, इसमें क्या होगा, कोई भी सरफेस है, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई चिकनी चीज ले सकते हैं, प्लेन होती है जो, वो ले सकते हैं, और उस पे हमने कोई तरल चीज गिराई, पानी या तेल कुछ भी गिरा सकते हैं, और भी लिक्विड होते हैं बहुत सारे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये सरफेस है, इस पे हमने कोई तरल चीज गिरा दी तो ये यहाँ से फैलना शुरू हो जाएगी। अभी ये जैसे हमने इतने एरिया में गिराई, ये यहाँ पे और बड़ा एरिया हो जाएगा, आगे जाके और बड़ा हो जाएगा। तो इस पे भी एक घर्षण बल काम कर रहा है। यहाँ पे जो जहां से ये इसके संपर्क में आ रही है वहां पे इसमें घर्षण बल काम कर रहा है कुछ, तो ये तरल घर्षण बल कहलाएगा। ये तरल चीजों पे लग रहा है तरल घर्षण बल। तो ये घर्षण बल के अलग अलग टाइप है। स्थैतिक घर्षण बल, जब तक वस्तु पे उसके घर्षण बल से ज्यादा बल नहीं कार्य करेगा, जब तक वो अपनी स्थिति में बनी रहेगी तो वो बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। गतिक घर्षण बल, जब वस्तु पे उसकी स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा बल लगेगा तो वस्तु गति करने लग जाएगी तो वो गतिक घर्षण बल कहलाएगा। लोटनिक घर्षण बल, किसी सरफेस पे कोई गोल वस्तु लुढ़कती हुई जाएगी तो उस पे लोटनिक घर्षण बल लगेगा। इसमें बॉल, फुटबॉल या मार्बल्स आते हैं वो हो सकते हैं, और भी गोल एग्जाम्पल जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। और तरल घर्षण बल, इसमें एक किसी सरफेस पे कोई भी लिक्विड चीज डालेंगे तो उस पे जो लगेगा वो तरल घर्षण बल होगा। तो ये घर्षण बल के अलग अलग टाइप है। अब इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे मशीनें होती हैं, मशीनों में अगर घर्षण बल ज्यादा लगने लग जाता है तो वो जल्दी खराब हो जाती है, तो उसके लिए उसमें कोई लिक्विड चीज लगाते हैं, तो वो लिक्विड चीज जैसे मोबिल ऑयल होता है वो डालते हैं उसमें, जिससे कि उसका घर्षण कम हो जाए। तो ये मशीनों की दक्षता कम करती है। ये मशीनों की दक्षता कम करती है, ये इसका एक दोष है। अगर घर्षण बल ज्यादा बढ़ता जाएगा तो मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं उससे। और इसके गुण क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी जो आवाज अंदर से निकल के आती है उसमें कहीं ना कहीं घर्षण होता है तभी वो आती है निकल के, नहीं तो हमारी आवाज नहीं निकलेगी। तो एक तो बोलने में इसका यूज हो रहा है, बोलने में, दूसरा चलने में। अगर नीचे का सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा तो पैर फिसलने का डर रहता है, तो उसमें कुछ घर्षण होता है तो उसमें हम जल्दी से फिसलते नहीं है, तो चलने में भी इसका काम आता है। चलने में, और जैसे सड़क पर गाड़ियों के ब्रेक लगाते हैं, अगर रोड बिल्कुल चिकनी होगी तो ब्रेक लगेंगे ही नहीं, वो गाड़ी फिसलती रहेगी, तो ब्रेक लगाने में भी ये यूज होता है घर्षण बल। ब्रेक लगाने में, बोलने में, चलने में, ब्रेक लगाने में और लिखने में। जैसे हमारे जो पास पेन होते हैं या पेंसिल होती है, जब हम कागज पे उससे लिखते हैं तो कागज भी हल्का सा खुरदरापन रहता है कागज में, उस कागज से
पेन या पेंसिल पे एक घर्षण बल काम करता है तभी वो चलती है। अगर घर्षण बल काम नहीं करेगा तो ना पेन चलेगा ना पेंसिल चलेगी, तो वो लिखने में भी आता है काम। तो ये इसके कुछ उदाहरण थे, बोलने में, चलने में, ब्रेक लगाने में, लिखने में ये काम आता है घर्षण बल। अब घर्षण बल को कम करने की विधि, घर्षण बल को कैसे कम कर, स्नेहक द्वारा, बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग द्वारा, पॉलिश द्वारा, इन सब चीजों से हम घर्षण को थोड़ा कम करते हैं। स्नेहक द्वारा, बॉल बेयरिंग द्वारा, जो बाइक वगैरह में मशीनों में लगे हुए रहते हैं, ये इसमें गोल गोल कंचे के जैसी गोलियां होती हैं, वो घर्षण को कम करती हैं। पॉलिश द्वारा, जैसे कोई भी सरफेस ज्यादा खुरदरा होता है उस पर पॉलिश करके उसको थोड़ा कम खुरदरा कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा खुरदरा होता है उतना ज्यादा घर्षण लगता है, तो इसको पॉलिश करके फिर कम खुरदरा कर सकते हैं। जैसे पहले जो स्लेट आती थी, स्लेट पे लिखते थे, वो थोड़े दिन बाद खराब हो जाती थी, उस पे मतलब ज्यादा चौक लगने लग जाती है और वो व्हाइट से अंदर घुस जाती थी, उस पे वो ज्यादा खुरदरी सी हो जाती थी। तो उस पे फिर से वो काला पेंट करके उसको थोड़ा सा घर्षण उसका कम कर दिया जाता था, जिससे उस पर चौक भी कम वेस्ट होती थी और वो दिखता भी क्लियर था उस पर, क्योंकि वो नीचे ब्लैक हो जाता था, ऊपर व्हाइट से लिखते थे तो वो क्लियर दिखता था। और अगर वो थोड़े दिन बाद जैसे घर्षण उसका बढ़ने लग जाता था, उसमें बीच बीच में छेद हो जाते थे, उनमें चौक भर जाती थी, तो उससे वो घर्षण ज्यादा हो जाता था, वो ज्यादा खुरदरापन हो जाता था उसमें, तो उसको पॉलिश करके फिर उसका घर्षण कम कर देते हैं। इसमें एक पॉइंट ये है कि जैसे बल इधर कार्य कर रहा है, हम यहाँ से ये बल लगा रहे हैं, इधर से भी इसमें बल लगा रहे हैं, इधर से भी ये इधर लुढ़क रही है तो ये बल लग रहा है। ये पानी है या कोई भी लिक्विड है, जिधर भी लुढ़केगा ये उधर ही बल लगेगा, पर जो घर्षण बल होता है वो घर्षण बल इसके विपरीत काम करता है। ये इधर बल लगा रहा है तो घर्षण बल उल्टा लगेगा, इधर की तरफ घर्षण बल, तो घर्षण बल बल के विपरीत दिशा में काम लगता है। घर्षण बल लगाए गए बल के विपरीत लगता है। तभी तो ये इन चीजों को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ये ब्रेक लगा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी का ब्रेक लगा रहे हैं, अब ब्रेक लगाया उसमें घर्षण काम करेगा पीछे की तरफ, उसको पीछे की तरफ रोकेगा, तभी तो वो गाड़ी रुकेगी। इसमें भी ये आगे की तरफ बल लगा देते हैं हम और घर्षण पीछे की तरफ लग रहा है, अब ये दोनों बराबर है तभी तो ये आगे नहीं चल रहा। जब ये बल ज्यादा हो जाएगा तो ये आगे चलने लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।